हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस फॉर यू पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का भूगोल का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम क्या है आप लोग का, भारत संसाधन एवं उसका उपयोग। ठीक है, क्योंकि भारत संसाधन एवं उपयोग उसी का ही हम लोग जो करने वाले हैं को नंबर चैप्टर है। ठीक है, उसी चैप्टर में 5 पार्ट उसको बांट दिया गया है। जैसे पहला होता है प्राकृतिक संसाधन, फिर जल संसाधन, खनिज संसाधन, इसी तरीके से करके उसको 5 भाग में बांट दिया गया है। तो उसी का हम लोग करने वाले हैं आज पहला चैप्टर जब प्राकृतिक संसाधन। तो आप सभी को हम बता चुके थे कि प्राकृतिक संसाधन में होता क्या है। तो प्रकृति द्वारा प्राप्त जितने भी संसाधन है, मतलब जितने भी साधन है जिसका हम लोग अपना उपयोग करते हैं अपने डेली जीवन को जीने के लिए, उन सभी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। पानी जैसे हो गया आपका क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, सारा चीज आपका जो भी होगा, हवा हो गया, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो आपके बुक में जितने भी मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, यहाँ तक चलिए फिर आगे हम लोग का ये और आप लोग के स्क्रीन पर चैप्टर का नाम। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, भारत संसाधन एवं उपयोग चैप्टर का नाम है। और हम लोग इसमें करेंगे क्या चीज़ का, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, जब ये आप लोग का हो गया पहला नंबर चैप्टर। ज़्यादा क्या नाम में दिया जाता है इसका, वो है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या है आप लोग को हम सारा चीज़ समझा चुके हैं। जैसे आपका हो जाता है पानी हो गया, ठीक है, यहाँ पर हवा हो गया, उसके बाद आप लोग का मिट्टी हो गया, ये सभी के सभी क्या है, प्रकृति के द्वारा दिया गया है, इसलिए हम लोग इसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। आप सभी के लिए एक छोटा सा लाइन है, ध्यान से पढ़िएगा कि कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उसे खटखटाने की ताकत रखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर से पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। यहाँ पर पहला प्रश्न जो आपके बुक का है, आप लोग देख सकते हैं अपने एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों का नाम बतावे। मतलब क्वेश्चन का अर्थ ये हुआ कि जलोढ़ मृदा, तो मृदा टोटल से 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप लोग उसमें पढ़े होंगे, जलोढ़ मृदा होता है, पीली मृदा होता है। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से रेगुर मृदा भी यानी काली मृदा होता है। तो सभी टोटल से 6 प्रकार के होते हैं। तो उन्हीं में से पूछा गया कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बतावे, यानी कि जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पाया जाता है उसका नाम बताना है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है कि इस मृदा में कौन कौन सी फसल लगाई जा सकती है। मतलब जलोढ़ मृदा सबसे पहले कहाँ कहाँ मतलब फैला हुआ है उसके बारे में बताना है। और दूसरा चीज इसमें क्या बताना है कि इसमें कौन कौन सी फसल को जो अच्छी तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे आंसर को, जो कि आप लोग को एकदम इसी वीडियो में याद हो जाने वाला है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखना है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, बंगाल जो है ना, इत्यादि राज्यों में क्या है, जलोढ़ मृदा का विस्तार है। तो इत्यादि राज्यों में क्या है, जलोढ़ मृदा पूरी तरीके से फैला हुआ है। ठीक है, इस मृदा में यहाँ तक का हम लोग का 1 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चन था आप लोग का कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों का नाम बतावे, यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे क्वेश्चन जो कि इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है। तो इसमें लिखना है इस मृदा में जो है ना कौन कौन सी फसलें, गन्ना हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का मतलब मक्का होता है, दलहन मतलब दाल वाला चीज हो गया। ठीक है, इत्यादि फसलें को इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग यहाँ तक पूरी अच्छी तरीके से सारा चीज को आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि क्वेश्चन का क्या अर्थ है यहाँ पे कहने का है। क्वेश्चन को एक बार फिर से आप सभी को समझा दे रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया था कि जलोढ़ मृदा, मतलब क्वेश्चन है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मृदा 6 प्रकार के उनकी 6 प्रकार का होता है। उन्हीं में से आप लोग का एक प्रकार है जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा क्या होता है, मिट्टी में हल्का कंकड़ की मात्रा पाया जाता है। ठीक है, यानी कि पत्थर छोटा छोटा। तो वो कहाँ कहाँ आप लोग का फैला हुआ है, तो बिहार में है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और बंगाल इत्यादि में क्या होता है, राज्यों में जलोढ़ मृदा का पूरा तरीके से एकदम फैला हुआ है। ठीक है, और भारत में सबसे अधिक यही मृदा का विस्तार है, ये भी आप लोग एक ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। और इस मृदा में कौन कौन सी फसल लगा सकते हैं, एक तो गन्ना हो गया मतलब केतारी जिसको बोलते हैं एक। ठीक है, उसके बाद चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, दलहन इत्यादि फसलें को हम लोग इसमें अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। उम्मीद आप लोग ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नहीं, ये क्वेश्चन आप लोग को हम बता दिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं बस सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीवीआई है कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि जैसे मान के चलो कि पहाड़ी ढलान वाला क्षेत्र है। ठीक है, मतलब पहाड़ी इलाका है, तो उसमें मतलब क्या होता है कि जमीन समतल बहुत कम होता है। ठीक है, वो जमीन क्या होता है, समतल मात्रा में बहुत कम पाया जाता है।
तो जब समतल मात्रा में बहुत कम पाया जाएगा तो वहाँ पर क्या होता है, मिट्टी को बराबर तो करेगा नहीं। तो ये ढलान वाली जगह पर जो है ना पानी को रोक रोक के इसमें क्या करता है, अच्छी तरीके से एकदम क्यारी बना बना के खेती करता है, ठीक है। इसी में तो इसी को क्या कहा जाता है कि जो है ना समोच्च कृषि का नाम दिया जाता है। आप लोग एकदम अच्छे से समझाएंगे, पूरा ध्यान से देखिएगा। तो आंसर लिखना है कि पहाड़ी ढलानों पर क्या लिखना है क्या लिखना है कि पहाड़ी ढलानों पर, यानी कि ढलान का मतलब होता है कि नीचे से देखेगा तो चढ़ा होगा और ऊपर से ये चीज़ क्या होगा, ढलान कहलाएगा। तो पहाड़ी ढलानों पर जल के तेज बहाव से बचने के लिए, ठीक है, सीढ़ी नुमा ढाल बनाकर की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं, समोच्च कृषि कहते हैं। तो आप लोग उम्मीद है यहाँ तक समझ चुके होंगे कि पहाड़ी ढलानों पर इसमें सीढ़ी नुमा मतलब कि इसमें क्यारी टाइप का इस तरीके से बना बना के पानी को उसमें रोक करके फसल को अच्छी तरीके से उपजाया जाता है। बस यही प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समोच्च कृषि कहते हैं। इससे क्या होता है कि इससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मतलब जैसे कि यहाँ से आप लोग देखते हैं इस तरीके से तुम पूरा नीचे ढलान टाइप का है, तो बीच बीच में इस तरीके से क्यारी बना दिया जाता है ताकि मिट्टी को इसमें रोका जा सके। नहीं तो डायरेक्ट ऊपर से पानी बहेगा तो सारा चीज़ क्या होगा, धीरे धीरे मिट्टी भस करके नीचे चलाएगा, नहीं कट करके। उसको क्या करते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। मिट्टी का कट कर या भस कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, ठीक है। तो इसमें आप लोग का यहाँ पे क्या था कि पहाड़ी ढलानों पर, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहाड़ी ढलानों पर जो है जल के तेज बहाव से बचने के लिए सीढ़ी नुमा ढाल बनाकर की जाने वाली जो खेती होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समोच्च कृषि कहते हैं। और इस मतलब कि इससे क्या होता है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, मतलब मिट्टी वगैरह का कटाव बहुत कम होता है, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न को। तो तीसरा नंबर प्रश्न ये यहाँ पर दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि पवन अपरदन वाले क्षेत्र में, इसको क्षेत्र पढ़ना है, ठीक है। अब मतलब ऐसे होता है, बट आप लोग ये वाला जो फॉन्ट है ना उसमें इसी तरीके से आता है, ठीक है। तो आप लोग को समझा दिए। पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। मतलब जहाँ पर मिट्टी वगैरह कटता है, मतलब मिट्टी वगैरह कट कट के, जैसे मान के चलो आप लोग का यहाँ तक खेत है, ठीक है, और यहाँ बगल में आप लोग का जैसे यहाँ पर समुद्र वगैरह यानी कि नदी है, तो इसके संपर्क में जितना आएगा धीरे 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 क्या होगा, मिट्टी ये वाला ऐसे ऐसे करके कटते जाएगा और इस तरीके से क्या होगा, बहुत सारा भूमि मतलब कट कट के कहाँ चला जाएगा, नदी में पूरा ये चीज़ बस जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए बोला जाता है कि उसमें कुछ कि किस तरीके की खेती की जाती है, ठीक है। तो इसमें लिखना है आंसर में कि पवन अपरदन वाले क्षेत्र में जाते हैं, क्षेत्रों में क्या होता है, पट्टिका कृषि सबसे उपयुक्त मतलब सबसे उत्तम मानी जाती है, ठीक है। सबसे उत्तम मानी जाती है कि जो फसलों के बीच घास की पट्टी बनाकर की जाती है। मान के चलो जैसे यहाँ से पूरा ये आप लोग का खेत हो जाता है, इस टाइप का बाउंड्री होता है, ठीक है। तो ये खेत हो गया, तो इसमें फसलों के बीच, जैसे फसल है इसके बीच बीच में क्या घास का पट्टी बना देगा ऊंचा टाइप का बना करके, ठीक है। फिर यहाँ पे भी क्या करेगा, यहाँ पे घास का पट्टी वगैरह बना देगा ऊंचा टाइप का तो इसी तरीके से बना करके जो मतलब किस तरीके से खेती करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि मृदा का अपरदन बहुत कम होता है, मतलब फसल वगैरह मतलब मिट्टी का धंसना बहुत कम हो जाता है, बहुत मतलब नहीं के बराबर होता है। तो जहाँ पर पवन अपरदन वाला क्षेत्र हो तो वहाँ पर इसी तरीके की खेती को उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न दिया गया, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ। तो भारत के किन भागों में बताना है कि यहाँ पे क्या हुआ है, नदी डेल्टा का विकास हुआ है, यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है। तो लिखना है कि भारत के पूर्वी तटीय मैदान में महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण हुआ है। डेल्टा का निर्माण मतलब जैसे बोलते हैं ना उसका, जैसे एक तो होता है कि समुद्र वगैरह होता है उसके भी ऊपर में मतलब उसको पानी को उस साइड आने के लिए जो रोका जाता है उसको तो आप लोग समझते होंगे बांध कहते हैं। और यहाँ पर कहा गया डेल्टा वगैरह, डेल्टा मतलब एक टाइप का बहुत बड़ा क्या बोलते हैं जीरा टाइप का निकलना, इस साइड हो जाता है चीज़, ठीक है। तो भारत के पूर्वी तटीय मैदान में क्या होता है, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ जलोढ़ मृदा का विस्तार है जिसमें फसलों का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। क्या होता है यहाँ पर, यहाँ इसमें क्या होता है, जलोढ़ मृदा का निर्माण बिंदु विस्तार सबसे अधिक होता है, जिसमें क्या होता है फसल का उत्पादन बहुत अच्छी तरीके से होता है। मतलब उसमें कोई भी फसल बोते हैं तो उसको बहुत अच्छी तरीके से उसमें उपज वगैरह उसका होता है। ये चीज़ हो गया। और इस चैप्टर का सब दूसरा या तीसरा, ये तो हो गया आप लोग का पहला क्वेश्चन था कि जल और मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ है, एक तो वो हो गया और उसमें कौन सी फसलें लगाई जाती है, एक प्रश्न इंपॉर्टेंट था। दूसरा इसका जो है वो आप लोग का, एक सेकेंड जरा सुनिएगा। तो
तो ये वाला हो गया। आपको हम बता चुके हैं पहला प्रश्न जो था, जलोढ़ मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ है और उसमें कौन सी फसलें लगाई जा सकती है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था आपका। दूसरा प्रश्न जो आपका इंपॉर्टेंट था, समोच्च कृषि। और तीसरा जो है आप लोग का फसल चक्रण। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। अब पहले आप लोग को क्वेश्चन समझाते हैं, आंसर्स तो बहुत ही सिंपल है, समझ ही जाएंगे। फसल चक्रण का मतलब होता है कि फसल को चक्र लगाते रहना। मान के चलो इस मरतब टम आलू बोते हैं तो अगले मरतब जो होगा उसमें कुछ और बोएंगे, उसको उगाने के बाद उसमें कुछ और बोएंगे, फिर कुछ और बोएंगे, इसी तरीके से ये चक्र चलते रहता है। ठीक है, इसी को कहते हैं फसल चक्रण। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि फसल चक्रण है क्या। ठीक है, उसके बाद है कि मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। मतलब फसल चक्रण है कि फसल को, मतलब तरह तरह के फसल लगाने से मृदा को किसी मतलब कैसे हम लोग अच्छी तरीके से रख सकते हैं बना करके। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि पोषणीय बनाकर इसको कैसे रख सकते हैं, या फिर उर्वरक बना के कैसे रख सकते हैं जिससे फसल का उत्पादन अच्छी तरीके से होता रहे। ठीक है, तो इसमें आंसर लिखना है कि फसल चक्रण द्वारा, ठीक है, मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। मतलब मिट्टी को जो है ना, मतलब ऐसा बना के रखना जिसमें फसल वगैरह अच्छा से उपज होते रहे, उस टाइप का बना के रखा जा सकता है। ठीक है, जैसे होता है कि गेहूं, कपास, मक्का, आलू इत्यादि को उगाने से मृदा में ह्रास उत्पन्न होता है। मृदा में ह्रास कहने का मतलब होता है कि मिट्टी में जो है ना कि फसल को उपज करने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है, जिससे क्या होता है कि दलहन और तिलहन पौधे की खेती द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर हम लोग जैसे खेती वगैरह में बार बार क्या करते हैं, उसमें गेहूं वगैरह या कपास या मक्का या आलू का खेती करते हैं, तो उससे क्या होता है, मृदा का ह्रास होने लगता है। मतलब मृदा जो है पोषणीय स्तर बना हुआ उसका नहीं रह पाता है, तो उसको हम लोग बरकरार रखने के लिए क्या कर सकते हैं, उसमें दलहन या फिर तिलहन, मतलब दाल वाला या और उसके बाद तेल वाला। ठीक है, तो इन सब का पौधों की खेती करके जब हम लोग क्या कर सकते हैं, मिट्टी को उर्वरक और उनकी पोषणीय बना के रख सकते हैं। इससे क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। उम्मीद आप लोग ये क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। उसके बाद चलते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर से आप लोग का जो ना वो लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग ये मत सोचना कि इतना कम लिखा है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूरा आंसर कैसे मिलेगा। जितना सब पूछा जाएगा वही ना लिखना है, आपको पूछा जाएगा आपका नाम क्या है, तो आप थोड़ी ना बोलोगे मेरा दादा 3 भाई थे, उसके बाद ऐसे ऐसे सारा चीज़, फिर उसमें एक मेरे पिताजी थे, उसका बाद फिर 5 बेटा थे, फिर हम ऐसे करके नहीं बताना। जो पूछा जाए बस वो आंसर लिख दो, उतना में ही आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है। मतलब ये चीज़ जो है जलाक्रांतता पहले है क्या, उसको समझेंगे। ये चीज़ उपस्थित कैसे होता है उसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से, एक सेकेंड, चलिए ठीक है। यहाँ तक उपस्थित मतलब कैसे होता है। उसके बाद है कि मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है। मतलब मृदा अपरदन में मिट्टी का काट के एक जगह से दूसरे जगह जाने में इसकी कैसे भूमिका है। तो लिखना है, आंसर लिखना है कि अधिक सिंचाई से जलाक्रांतता की समस्या उत्पन्न होती है। मतलब अधिक खेत में पानी दे देने के कारण, अधिक बार खेत में पानी देने के कारण क्या होता है, मिट्टी जो है ना उसमें फसल को उपज के लायक वह नहीं रहने लगता है। ठीक है, जिसको उसको निम्नीकरण कहते हैं। ठीक है, तो अधिक सिंचाई से क्या होता है, जलाक्रांतता की समस्या उत्पन्न होती है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भूमि का निम्नीकरण इसी कारण हुआ है। तो आपके क्वेश्चन में इस चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है। तो अधिक सिंचाई मतलब खेत वगैरह में ज़्यादा पानी देने से, यानी ज़्यादा बार पानी देने से क्या होता है कि उसमें जलाक्रांतता की समस्या उत्पन्न होती है। मतलब उसमें फसल का उत्पादन नहीं होने लगता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, भूमि का निम्नीकरण भी कहते हैं। तो आंसर आप लोग समझ चुके हैं। एक सेकेंड, इसको एक बार फिर से कर दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, कि अधिक सिंचाई से क्या होता है कि जलाक्रांतता की समस्या जो है ना उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में क्या होता है कि भूमि का जो निम्नीकरण हुआ है इसी कारण से हुआ है कि उसमें खेती में जो है पानी बहुत अधिक दिया जाता है। उसके बाद है यहाँ पर, उसके बाद पैराग्राफ हो गया, आप लोग का पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, जलाक्रांतता से मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब जलाक्रांतता मतलब ज़्यादा खेत में पानी देने से क्या होता है, लवणीय और क्षारीय गुण उसका बढ़ जाता है, जिसके कारण फसल का उत्पादन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। उसी को तो भूमि का निम्नीकरण कहते हैं। इससे क्या होता है कि इससे मृदा की उर्वरक शक्ति घटने लगती है। मतलब इससे क्या होता है, मिट्टी में जो है ना फसल को जो ज़्यादा उत्पन्न हो सके उसका जो है ना क्षमता धीरे धीरे वो कम होने लगता है, और भूमि धीरे धीरे क्या हो जाती है कि बंजर होने लगती है। तो बंजर होने के मतलब समझ चुके हैं आप लोग, उसमें फसल वगैरह का उत्पादन सही तरीके से नहीं हो जाएगा। ठीक है, मतलब नहीं होने लगेगा। तो वही चीज़ था आपका पहला ग्राफ में जो बताया, हम क्या बताएं कि जलाक्रांतता से मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब उसमें फसल का उत्पादन नहीं होने लगता है।
इससे मृदा की उर्वरक शक्ति जो होती है, मतलब कि फसल को अच्छे तरीके से जन्म देने का जो शक्ति होता है वो धीरे धीरे घटने लगती है और भूमि क्या होता है, धीरे धीरे बंजर हो जाती है। उम्मीद है यहाँ तक समझ चुके होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है कि मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। तो मृदा संरक्षण पर निबंध का अर्थ ये हो गया कि मृदा को अच्छी तरीके से बनाए रखने के लिए उसमें हम लोग को क्या करना चाहिए, बस उस पर एक निबंध लिखना है। जैसे हम लोग को बोलता है मतलब स्कूल पर निबंध लिखे, तो कैसे स्कूल के बारे में जितना चीज़ उस पर लिख देते हैं। गाय पर लिख, मतलब गाय के शरीर में जितना चीज़ दिख रहा है उसके बारे में तो लिखना है। बस सेम उसी तरीके से आप लोग को यहाँ भी करना है। तो इसमें लिखना है कि मृदा प्रकृति का एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। तो मिट्टी जो दिया गया है ना, तो हम लोग यही चीज मानिए कि प्रकृति द्वारा दिया गया जो है ना एक महत्वपूर्ण जो संसाधन है, प्रकृति मतलब प्रकृति के द्वारा, ठीक है, जो दिया गया सबसे बेस्ट संसाधन में से एक ये भी है। ठीक है, तो पहला तो हम लोग जानते हैं कि जिंदगी यहाँ पे जीवन बसर करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, फिर उस पर घर वगैरह बनाने के लिए, तो फसल का उत्पादन के लिए उसमें हम लोग को मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए कहा गया है कि मृदा जो है ना प्रकृति का एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, यह न केवल पौधे का विकास करती है बल्कि पृथ्वी पर विविध प्रकार के प्राणियों को भोजन प्रदान कर जीवन जीने में मदद करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मतलब कि क्या बोलता है कि पेड़ पौधों को ही मतलब हेल्प करती है उसको, या फिर विकास होने में मदद करती है वो पृथ्वी पर, मतलब बल्कि पृथ्वी पर मतलब, लेकिन पृथ्वी पर क्या होता है बहुत सारे प्राणी हैं, उनमें से एक हम लोग भी आते हैं, उसमें से कुत्ता वगैरह भी आता है, बिल्ली हो गया, ठीक है, यहाँ पे शेर हो गया, और भी सभी तरह के इनके ईच एंड एवरी इनके एनिमल टाइप हो गए, या फिर मतलब जितना भी लिविंग थिंग है, मतलब जिसमें जीव है या नॉन लिविंग थिंग है जितना भी है, ठीक है, सारा चीज़ को यहाँ पे क्या करता है कि भोजन। अब बोलेंगे नॉन लिविंग थिंग जो होता है वो तो खाते पीते नहीं है, सही वाली बात है, बट वो रहता तो है पृथ्वी पर ही ना, ठीक है, तो भोजन प्रदान कर जीवन जीने में क्या करता है उसको मदद करता है। इसके नष्ट होने से प्रकृति की एक बहुमूल्य शक्ति समाप्त हो जाएगी। नष्ट होने का मतलब ऐसा नहीं कि पृथ्वी अपने आप गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसके नष्ट होने से मतलब हो गया कि पृथ्वी अगर पूरी तरीके से बंजर हो जाए तो फसल का उत्पादन होगा ही नहीं। जब फसल का उत्पादन सही तरीके से नहीं हो पाएगा तो सोच सकते हैं कि हम लोग का जनसंख्या कितना है, 150 करोड़ है, और वर्तमान में हम लोग पहले नंबर पे आ रहे हैं जनसंख्या में। अगर पूरी धरती, ठीक है, क्या हो जाए, अगर बंजर हो जाए तो सोच सकते हैं कि हम लोग कितना दिन सही तरीके से रह सकेंगे, बहुत कम दिन। तो वही है कि इसके नष्ट होने से प्रकृति की एक बहुमूल्य शक्ति क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए इसका संरक्षण जरूरी है, मतलब इसलिए इसको अच्छी तरीके से बचा करके रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा पानी खेत में जा रहा है तो जा रहा है, उसको हम लोग को सुरक्षित रखना चाहिए। वनोन्मूलन हो गया, अति पशुचारण हो गया, खनन हो गया, रसायनों का अधिक उपयोग से भूमि का निम्नीकरण हुआ है। वनोन्मूलन का मतलब हो गया कि गाछ वगैरह को ज्यादा काटने से क्या होता है कि उससे भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कि मतलब उसमें जैसे गाछ वृक्ष जो रहता है ना, एक तो पहला काम होता है कि वो हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं, और दूसरा काम क्या करते हैं वो जमीन की जो नीचे सतह में पानी है ना उसको ऊपर खींच के लाते हैं, ठीक है, और उस पर यहाँ पर जो पेड़ पौधा वगैरह लगा हुआ रहता है, ठीक है, उसमें पेड़ पौधा जो उसमें लगा हुआ होता है तो वो क्या करता है पानी के ऊपर क्या रखता है और उसमें फसल का उत्पादन अच्छी तरीके से होता है। बस यही इसका है। ठीक है, तो वनोन्मूलन हो गया। उसके बाद अति पशुचारण, मतलब पशु का चारण भी बहुत होता है, जिसके कारण क्या होता है कि धीरे धीरे बंजर हो रहा है। खनन मतलब हो गया जैसे पता चल गया कि हम उनकी तरह जैसे ये सतह है जमीन का, और नीचे पता चलने लगा कि इसमें क्या है, यहाँ पर है जमीन के नीचे बहुत सारा कोयला वगैरह है, ठीक है, भैया तो कोई खनिज वगैरह है, तो उसमें क्या होगा यहाँ से लेकर इसको इस तरीके से पूरा मतलब कि खान जो बना करके इसको जो है ना पूरा खोदा जाएगा। इससे क्या हो रहा है कि एक बड़ा सा भाग मिट्टी का पूरा क्या होता है, जमीन जो है ना पूरा वहाँ पर का पूरा खत्म हो गया, जिसमें क्या होता है कि वहाँ पर हम लोग फसल का उत्पादन तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर के बहुत सारा मिट्टी को ही खनन करके मतलब खान करके, ठीक है, खोद करके वहाँ से उसको फेंक दिया जाता है और वहाँ से कोयला वगैरह को निकाला जाता है। खनन हो गया। उसके बाद रसायनों का अधिक उपयोग से भूमि का निम्नीकरण हुआ है। तो भूमि में हम लोग जैसे तरह तरह का रसायन का उपयोग अधिक करने लगे हैं, जिससे के कारण भी क्या होता है भूमि का जो उपज वगैरह जो है ना फसल का कम होते जा रहा है, जो मानव सभ्यता के लिए एक विकट समस्या है। तो मानव समस्या के लिए क्या है, एक विकट समस्या है। हम लोग जानते हैं कि उसमें तरह तरह का खाद वगैरह का उपयोग करते हैं तो फसल का उत्पादन अच्छे तरीके से होता है, लेकिन उससे एक हानि यह भी है कि उससे क्या होता है कि तरह तरह का मतलब बीमारी वगैरह भी उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, फसल चक्रण, समोच्च कृषि, पट्टिका कृषि इत्यादि द्वारा मृदा संरक्षण किया जा सकता है। मतलब इन सब तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं कि मिट्टी को जो है ना मतलब उपज के लायक बनाए रख सकते हैं। ठीक है, और आपका उम्मीद है शायद आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन में तीसरा और लास्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आप लोग का कि भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, स्पष्ट करें।
तो भारत बहुत ही मतलब अत्यधिक पशुधन है। पशुधन मतलब यहाँ पे बहुत तरह के पशु वगैरह और सबसे अधिक भी है, ठीक है। बस वही क्वेश्चन है, इसको आप लोग को समझाना है कि लेकिन फिर भी इसका अर्थव्यवस्था में मतलब कि क्या बताइए योगदान जो है बहुत कम है। कैसे? तो आंसर में आप लोग को लिखना है यहाँ पर कि भारत पशुधन होने में विश्व में अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है। मतलब भारत को जो है ना कि पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। लेकिन अस्थायी चारागाह के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है। मतलब जैसे कि मान के चलो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मतलब कि घर है जिसमें क्या कोई गवाला रहते हैं। गवाला मतलब क्या जाता है जिसको जो कि गाय वगैरह को पोसा पोसा करते हैं, ठीक है। तो उसे यहाँ पे घर बना के रखे हैं, ठीक है। और उसमें जानवर वगैरह क्या करते हैं, यहाँ पे पोसने का काम करते हैं। तो इसका जो लोकल एरिया होगा जैसे मान के चलो इस टाइप का, तो ये इसी में चलाएगा ना, ऐसा थोड़ी ना है इसको चलाने के लिए 20-25 किलोमीटर वो रोज चलेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। इसलिए बोला गया है यहाँ पर कि भारत पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है, लेकिन अस्थायी चारागाह के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है। जो पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है। तो इसी कारण से क्योंकि मतलब इसका उपज सही से तरीके से मतलब कह सकते हैं कि चारागाह नहीं है, जिसके कारण लोग मतलब जानवर वगैरह का जो है ना उसमें क्या कर सकते हैं, उसको चारा सही तरीके से नहीं मिल पाता है। और उस तरीके का भूमि है नहीं, जिसके कारण धीरे धीरे पशु क्या किया जाता है कि मतलब उसका योगदान भी उसका कम ही होता है, क्योंकि उसको सही तरीके से खाना वगैरह मिलता ही नहीं। तो वो मतलब मिल्क वगैरह उतने अच्छे तरीके से कहाँ दे पाएगा, या फिर उतना अच्छे तरीके से उसका हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोग का टॉपिक, और मतलब लास्ट क्वेश्चन ये था आप लोग का। और इसके बाद तो कोई क्वेश्चन है भी नहीं, हम लोग चलते हैं अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग किए थे यहाँ से, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को जो वीडियो में आप लोग को जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है, मतलब कौन सा चैप्टर का, तो प्राकृतिक संसाधन जो आप लोग का एक चैप्टर है उसका हम लोग पूरा क्वेश्चन को मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सभी को करा चुके हैं। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा, उम्मीद तो यही करेंगे कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने इसके दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को अभी जस्ट दिन सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से एक बहुत ही जल्द एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड लव यू ऑल। एक चीज़ और है, अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 2025 के लिए, किसके लिए, 2025 के लिए, तो आपको जो है ना इस नंबर पे मैसेज कर, एक मिनट मैसेज, चलिए व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। नंबर से क्या कीजिएगा वही काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड लव यू ऑल।